अभी इस वीकेंड मैं अपने एक दोस्त के बेटी की शादी में पंजाब गया हुआ था। वहाँ मुझे क्राइम की एक बड़ी ही अनोखी कहानी पता चली और मुझे लगा कि वो कहानी मुझे आप लोगों को हूबहू सुनानी चाहिए। लेकिन इस कहानी में कुछ ऐसी बातें हैं जिसकी सीक्रेसी मुझे मेंटेन करनी है और उस वजह से मैं आपको पूरी कहानी सुनाऊंगा तो ज़रूर, लेकिन न तो मैं जगह के बारे में आप लोगों को बताऊंगा और न ही किरदारों के बारे में बताऊंगा। लेकिन पूरी कहानी सुनने के बाद आप ये सोचने पर विवश हो जाएंगे कि हमारी पुलिस कैसी है और उसके काम करने का तौर तरीका कैसा है। तो हुआ ये कि जब मैं पंजाब पहुंचा अपने दोस्त के घर, उस दिन हल्दी सेरेमनी चल रही थी। तो मेरे दोस्त ने मेरा स्वागत सत्कार किया और उसके बाद मुझे अपने एक दूसरे दोस्त के हवाले कर दिया और कहा कि आप इनके साथ जाइए और रिलैक्स कीजिए, शाम को आप पार्टी में मुझसे मिलिए, शादी में। तो मैं भी छुट्टी मनाने गया था, शादी में शामिल होने गया था, तो बहुत खुश था, मैं चला गया दोस्त के साथ। तो ये जो दूसरा दोस्त था, ये एक NRI हैं। वो अपने फार्म हाउस में मुझे लेकर गए और वहाँ फिर इधर उधर की ज़माने भर की बातें होती रही और बातें होते होते एक किस्से पर, बल्कि एक सच्ची घटना पर बात जाकर रुकी। ये पता चला कि तकरीबन 6 महीने पहले उन NRI मित्र के फार्म हाउस में तकरीबन 30 लाख रुपए की चोरी हुई थी। और ये चोरी कैश नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ गोल्ड के फॉर्म में थी, गोल्ड ज्वेलरी के फॉर्म में थी। ये गोल्ड ज्वेलरी जो है उन NRI के फार्म हाउस में बेडरूम में अलमारी के अंदर रखी हुई थी और अचानक गायब हो गई। तो इनके फार्म हाउस में काम करने वाली एक लेडी एम्प्लॉय ने ये रियलाइज़ किया, पहली बार ये देखा कि ज्वेलरी गायब है। और जब उन्होंने देखा तो उन्होंने फ़ौरन इनको फ़ोन किया, NRI को। अब जब इनको पता चला कि इतनी बड़ी चोरी हो गई 30 लाख की, तो वो भी तनाव में आ गए। वो अमेरिका में रहते हैं, वो वापस हिंदुस्तान आए। उन्हें हिंदुस्तान आना ही था, लेकिन उन्होंने अपना ट्रिप जो है थोड़ा प्रीपोन कर लिया इस घटना के बाद और वो फ़ौरन भारत पहुँचे और फार्म हाउस में भी पहुँचे। जिस तरह से बेडरूम के अंदर से जेवर गायब हुए थे, वो इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि इस मामले में किसी न किसी इनसाइडर का हाथ है, क्योंकि फार्म हाउस में कोई ब्रेकिंग टाइप की, यानी कोई बाहर से आकर घुस गया हो, ताला तोड़ा हो या कोई रॉड टेढ़ी करके अंदर आ गया हो, बाहर का कोई चोर हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। यानी ये क्लियर था कि चोरी करने वाला जो भी है वो कोई इनसाइडर है, यानी उस फार्म हाउस में काम करने वाला या फिर इनकी जो कंपनी है उसमें काम करने वाला कोई एम्प्लॉई होगा। अब जो NRI थे उनके सामने ये बड़ी चुनौती थी कि वो कैसे पता करें। उनको ये लगा कि अगर हम पहले ही पुलिस को बताएंगे तो हो सकता है कि पुलिस की जांच में वो सच आए ना आए, वो अपनी तरफ से भी थोड़ा तस्दीक करना चाहते थे। तो उन्होंने सारे एम्प्लॉयज़ को बुलाया और बुलाकर इस घटना के बारे में बातचीत की, कुछ पूछताछ की। तो ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ से बातचीत में सारे लोगों ने कहा कि नहीं, उनको तो नहीं पता, उन्होंने तो नहीं लिया है। सब एक दूसरे को शक भरी निगाहों से देख रहे थे और फाइनली जो शक की सुई जाकर टिकी वो उस घर में काम करने वाली जो मेड है, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश की रहने वाली है, उस पर टिकी। ऐसे भी ये दुनिया का दस्तूर है कि बात जब चोरी की आती है तो सबसे पहला शक जो है वो गरीबों पर ही होता है, क्योंकि ये माना जाता है कि गरीब लोग जो हैं वो लेस रिसोर्सेज वाले लोग होते हैं, जीवन में संघर्ष ज़्यादा करते हैं। तो हो सकता है उन्होंने चुरा लिया हो, नीयत बिगड़ गई हो। अब चूँकि सारे स्टाफ के शक की सुई उस मेड सर्वेंट की तरफ थी, तो NRI को भी लगने लगा कि हाँ, हो सकता है इसी ने चुराया हो। लेकिन वो एक महिला थी, उससे ज़्यादा सख्ती करते तो भी दिक्कत थी, प्लस महिला के साथ अगर अकेले में सख्ती करते तो और ज़्यादा दिक्कत होती। तो वो जो लेडी थी, मेड थी, उससे उसके पति को बुलवाया और उसके बाद इन पति पत्नी से NRI और उनके साथ काम करने वाले जो लोग हैं उन्होंने बड़ी सख्ती से पूछताछ की, काफ़ी सख्ती दिखाई। और जब सख्ती से पूछताछ की तो कई घंटों की पूछताछ के बाद उस महिला ने ये कबूल लिया कि हाँ, मैंने चोरी की है। और न सिर्फ कबूला बल्कि ये भी कहा कि 2 सोने के कंगन मैंने लिए हैं, सोने का हार मैंने लिया है,
एक ब्रेसलेट लिया है, कानों की 4 बालियां ली है। कहने का मतलब ये कि वो बाकायदा उन आर्टिकल्स के बारे में बता रही थी, ऑर्नामेंट्स के बारे में बता रही थी, और ये कबूल कर रही थी कि उसने चोरी की है। अब जब वो सारे आर्टिकल्स के बारे में, ऑर्नामेंट्स के बारे में गिनती के हिसाब से बता रही है और कह रही है कि मैंने चोरी की है, तो ये तो तकरीबन क्लियर कट केस हो गया कि इसी ने चुराई है चीज़ें। अब इनका कन्विक्शन, जो एनआरआई हैं और उनके साथ जो काम करने वाले लोग हैं, उनका कन्विक्शन इस बात पर बढ़ गया कि हो ना हो इस मेड सर्वेंट ने ही चोरी की है, और ये खुलकर कबूल कर रही है। यह अलग बात है कि मेड सर्वेंट और उसके पति के साथ इन लोगों ने काफ़ी सख्ती की थी, तो वो कबूल रही थी। अब इन्होंने पुलिस में इस बारे में जानकारी दी और पुलिस को पूरी कहानी बताई कि हमने पूछताछ की तो इसने माना कि 2 ब्रेसलेट, 2 कंगन, 4 बालियाँ, इस तरह की चीज़ें। तो पुलिस भी आई फार्म हाउस में, और फार्म हाउस में आने के बाद पुलिस ने इस मेड सर्वेंट से और उसके पति से पूछताछ की। तो ये दोनों कबूल रहे थे, खासकर मेड सर्वेंट कबूल रही थी क्योंकि उसका पति तो वहाँ काम नहीं करता था। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, कहाँ रखे हैं वो, चोरी का माल कहाँ है बताओ। तो इन्होंने कहा कि वो चोरी का माल साहब मेरे होम टाउन में मैंने छिपाया है, जहाँ मेरा घर है बरेली में। तो अब पुलिस की एक टीम जो है इनके घर में छापेमारी करने और वो सारी चीज़ें बरामद करने बरेली उस मेड सर्वेंट को और उसके हस्बैंड को लेकर जा रही थी। तो जब पुलिस की टीम जा रही थी तो ये जो एनआरआई थे ये भी अपने बाकी के कर्मचारियों के साथ, मुलाजिमों के साथ, पुलिस टीम के साथ साथ आगे पीछे गाड़ियों में बरेली गए। ये अपनी आंखों से देखना भी चाहते थे कि भाई कैसे घर से चीज़ें बरामद होती हैं, क्योंकि वो भी इस बात को लेकर बहुत क्यूरियस भी थे और बहुत डेस्परेट भी थे कि उन्हें उनकी चीज़ें वापस मिल जाए। तो उन्होंने कहा चलो हम भी साथ चलते हैं। तो पुलिस वालों ने समहाउ इनको परमिट किया कि ठीक है चलिए। तो एनआरआई अपने दलबल के साथ, अपनी टीम के साथ बरेली के उस गांव में पहुंचे, पुलिस भी पहुंची और जिस मेड सर्वेंट ने ये सारी चीज़ें चुराई थी उसको लेकर उसके घर तक गए। गांव में भीड़ लग गई, लोकल पुलिस को भी इन्फॉर्म किया गया, घर में छापेमारी हुई। उस संदूक जिसमें छिपाने की बात कर रहे थे, उस संदूक का कोना कोना पंजाब पुलिस ने छान मारा, सारे लोग वहाँ पहुँचे। लेकिन ये देखकर पुलिस और सारे लोग हैरान रह गए कि उस संदूक में कुछ था ही नहीं, कोई जेवर तो छोड़िए, किसी जेवर का एक टुकड़ा तक नहीं था। अब पुलिस वाले हैरान हो गए, खुद एनआरआई हैरान हो गए। उन्होंने मेड सर्वेंट से पूछा कि ये क्या बात है, तुमने तो वहाँ कबूला कि मैंने चुराया है, तुमने ये भी बताया कि तुमने क्या क्या चुराया है, कितनी बालियाँ, कितने ब्रेसलेट, सारी बातें बताई, और यहाँ तो कोई भी चीज़ नहीं है। तो मेड सर्वेंट ने कहा कि देखिए मैंने चुराया तो था और मैंने यहीं रखा था, लेकिन अब नहीं है तो मुझे नहीं पता ये कहाँ चले गई चीज़ें। तो इनको लगा कि ये मेड सर्वेंट जो है ये घुमा रही है और इस मेड सर्वेंट से अभी थोड़ी और सख्ती करनी होगी, पूछताछ और करनी होगी। तो पुलिस की टीम जो है मेड सर्वेंट को, उसके पति को लेकर फिर वापस बरेली से पंजाब आई, और साथ में एनआरआई भी अपनी टीम के साथ, अपने दलबल के साथ पंजाब आए। रास्ते भर ये जो एनआरआई मित्र हैं ये सोचते रहे कि ऐसा क्या हो गया कि इस महिला ने चोरी की, सारी बातें वो कबूल रही हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है उसके घर से एक भी टुकड़ा जेवर बरामद नहीं हुआ। कहाँ वो मिसिंग लिंक्स क्या है जिसकी वजह से इस केस में अब तक कुछ भी हासिल नहीं हुआ। तो पुलिस जिस तरह से इस मामले को इन्वेस्टिगेट करती, या जितना पुलिस को करना चाहिए उससे ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन वो एनआरआई खुद कर रहे थे। और ये सब करते, अच्छा वो इसलिए भी कर रहे थे क्योंकि उनको पता था कि ये इनसाइडर जॉब है, और अगर वो इस केस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो पुलिस वाले के लिए सॉल्व करना तो और भी मुश्किल होगा। ये भी एक थॉट था। तो अब वो ये सोच में पड़ गए और साथ में मेड सर्वेंट को और उसके पति को लेकर वापस सारे लोग पंजाब आ गए। मेड सर्वेंट को वक्त दिया गया कि तुम सच सच बताओ वरना तुमको जेल जाना होगा और तुम फंसोगी बहुत बुरी तरह से। मेड सर्वेंट अपनी उसी कहानी पर अड़ी हुई थी कि हाँ मैंने चुराया है, मैंने वहीं रखा है, लेकिन क्यों नहीं मिला मुझे नहीं पता। इस बीच कुछ एक ऐसी बातें उन एनआरआई मित्र ने नोटिस की जिसके बाद उनको लगा कि इस मामले में शायद मेड सर्वेंट शायद चोर न हो, उसने शायद चोरी न की हो। अब आप सोचेंगे या कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है जब मेड सर्वेंट खुद कह रही है कि मैंने चुराया है, और सिर्फ कह नहीं रही है, वो बता भी रही है कि कितने जेवर, कितनी बालियाँ, कितने ब्रेसलेट सब चुराए हैं, तो फिर ये कैसे हो सकता है कि मेड सर्वेंट नहीं कोई और चोर हो। लेकिन इन एनआरआई को लग रहा था कि शायद मेड सर्वेंट को उन्होंने गलत पकड़ लिया, वो चोर नहीं है, चोर कोई और है। क्यों कबूल रही थी? इसका जवाब ये हो सकता है कि पुलिस या एनआरआई के पिटाई के डर से कबूल रही हो,
लेकिन सवाल यह है कि कबूलना तक तो ठीक है, वो ये कैसे कह रही थी कि 2 बालियां या 2 ब्रेसलेट, आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स के बारे में वो कैसे बता रही थी, क्या क्या चुराई। मतलब कबूलना तो समझ में आता है, अगर कोई झूठ मूठ का ही कबूल ले डर के मारे तो फिर वो उस स्टोरी को तो वेग ही बताएगा ना, स्पेसिफिक कैसे बताएगा। ये एक सोचने वाली बात थी। लेकिन कुछ एक ऐसी चीज़ें थी जो इन एनआरआई को खटक रही थी, और उसमें एक चीज़ तो ये थी कि इस एनआरआई की टीम में एक लड़का था जो अक्सर लड़ने भिड़ने पर बहुत आमादा हो जाया करता था। ऐसे लड़के आपने देखे होंगे, कई जगह होते हैं जिनको अपने किसी सीनियर, जिसको वो भैया कहता हो या जिसके अंडर में वो काम करता हो, उनकी नज़रों में नंबर बनाने होते हैं, और नंबर बनाने के चक्कर में ये लोग अक्सर मारपीट शुरू कर देते हैं। भैया की तरफ किसी ने देखा नहीं कि ये भैया की तरफ से भिड़ गए, भैया का कोई नुकसान होने वाला था, गाड़ी टच हो गई, ये भैया की तरफ से भिड़ गए। ऐसे कुछ एक किरदार होते हैं। तो इन एनआरआई की टीम में भी जो लड़के उनके पास काम करते थे, उसमें एक लड़का ऐसा था जो अक्सर लड़ाई झगड़े किया करता था। लेकिन ये जो चोरी वाला एंटायर एपिसोड हुआ, इस चोरी वाले एपिसोड में बाकी के सारे एम्प्लॉयज़ उस मेड सर्वेंट को काफ़ी डरा रहे थे, धमका रहे थे। लेकिन वो जो एक लड़का था, वो इस मेड सर्वेंट के ऊपर थोड़ा सॉफ्ट था, और एक बार भी उसने उस मेड सर्वेंट को बुरी तरह से नहीं डराया। जबकि आमतौर पर ऐसा हो सकता था कि ये लड़का जो है उस मेड सर्वेंट पर हाथ भी उठा देता, क्योंकि इसका जो मिजाज था वो वैसा ही था। अब जो एनआरआई है इनको लगने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मेड सर्वेंट के ऊपर इतना सॉफ्ट है, इसका क्या रीज़न है, ये इतना सॉफ्ट तो होता नहीं है। सारे लोग पूछताछ के वक्त में बैठे हुए हैं, सारे लोग मेड सर्वेंट को डरा रहे हैं, ये लड़का खामोश बैठा हुआ है, ये बिल्कुल नहीं डरा रहा है। बल्कि उनको याद आया कि जब ये लड़का मेड सर्वेंट को पूछता भी था तो वो ये पूछता था कि अच्छा बता, दोनों कंगन तूने कहाँ रखे, अच्छा ये बता, चारों मुंदरी तूने कहाँ रखी, दोनों ब्रेसलेट तूने कहाँ छिपाए, एक एक चीज़ बता। तो ये बात एनआरआई को पहले नहीं क्लिक की थी, लेकिन जब मेड सर्वेंट के घर से कोई भी चीज़ बरामद नहीं हुई तो एनआरआई को ये बात खटकने लगी कि हमारे स्टाफ में इस लड़के को नंबर्स ऑफ आर्टिकल्स के बारे में कैसे पता था कि कितने कानों की बाली, कितने ब्रेसलेट, और वो एनआरआई और वो जो मेड सर्वेंट है उससे इस तरह से नंबर बता बता कर कैसे पूछ रहा था, ये इनको लगने लगा। फिर इनको एक साथ 2 सवालों के जवाब मिले। एक जवाब तो इनको ये मिला कि हो सकता है कि वो जो लेडी है जिस पर चोरी का शक था, मेड सर्वेंट, वो ये नंबर्स ऑफ आर्टिकल्स सिर्फ इसलिए बता रही है क्योंकि उसको इस तरह के नंबर्स ऑफ आर्टिकल के बारे में इस लड़के ने बताया है। पूछताछ के दौरान बार बार बता रहा था ना कि दोनों बालियां कहाँ रखी, चारों चूड़ियाँ कहाँ रखी। तो हो सकता है कि इस चीज़ को उस लेडी ने पिक कर लिया हो और उसने स्वीकार करना शुरू कर दिया कि मैंने दोनों बालियाँ ली, चारों ब्रेसलेट ले लिए, बालियाँ ले ली। तो एक ये पॉइंट इन्होंने रियलाइज़ किया, और दूसरा इन्होंने ये पॉइंट रियलाइज़ किया कि ये जो लड़का था, ये लड़का उस लेडी के साथ बहुत ही सॉफ्ट था, उसके साथ कोई हार्श बिहेव नहीं कर रहा था, जबकि बाकी सारे लोग उसको बहुत बुरी तरह से डरा रहे थे। तो यहाँ पर एनआरआई को अपने ही टीम के इस लड़के पर शक होने लगा। मतलब ये दूसरा ऐसा आदमी था, दूसरा ऐसा सस्पेक्ट था जिससे अब एनआरआई पूछताछ करना चाहता था। अब इन एनआरआई मित्र ने उस मेड सर्वेंट को क्लीन चिट देने का फैसला किया, और उन्होंने ये भी सोचा कि जितनी ज़्यादती उन्होंने इस मामले में शक के आधार पर उस महिला से की, उसके पति से की, उसका कुछ तो उनको खामियाजा, मतलब कुछ तो उनको अपनी गलती स्वीकारनी चाहिए और उनको कुछ मदद करनी चाहिए। ये सोचकर एनआरआई ने उस महिला को और उसके पति को फिर से उनके गांव ले जाकर छोड़ने का फैसला किया ससम्मान। और सिर्फ फैसला ही नहीं किया, उन्हें कुछ हज़ार रुपये, तकरीबन 20-30 हज़ार रुपये, या राउंड फिगर मान लीजिए तकरीबन 50,000 रुपये के आसपास, उन्होंने उस मेड सर्वेंट को और उसके पति को देने का फैसला दिया भी, और ये कहा कि अब आप लोग अपने गांव में ही रहिए, पंजाब अभी मत आइएगा, और हमें ऐसा लगता है कि आपने चोरी नहीं की है, लेकिन अगर आप फिर से पंजाब आए तो हमें शक होगा कि शायद आप ही चोर हैं। तो वो जो पीड़ित महिला थी जिसके साथ अब तक ज्यादती हो रही थी, मारपीट हो रही थी, डराया धमका जा रहा था, उसने और उसके पति ने, जाहिर है जो बरेली के रहने वाले थे, उन्होंने राहत की सांस ली। गरीब लोग थे, उनको कुछ हज़ार रुपये मिल गए अपनी घर गृहस्थी चलाने के लिए। तो उन्होंने इनको शुक्रिया कहा, मारपीट के बावजूद, ज़्यादती के बावजूद, और कहा कि बहुत बढ़िया किया आपने, हमारी जान छोड़ दी, अब हम यहीं रहेंगे, अब हम कभी पंजाब नहीं आएंगे। तो वो दंपत्ति वहीं रह गई और एनआरआई अपनी टीम के साथ वापस जालंधर आ गए। जालंधर आने के बाद इन्होंने जो सेकंड सस्पेक्ट था, इस लड़के से पूछताछ करने का
फैसला किया, पूछताछ किया भी, कई घंटों तक उससे पूछताछ की, लेकिन ये लड़का बिल्कुल जुर्म कबूलने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन चूंकि ये एनआरआई को शक हो गया था उसके बॉडी लैंग्वेज से, उसके बिहेवियर से, और उस लेडी को बार बार गहनों के एक एक आर्टिकल के बारे में बताने की वजह से, तो इस लड़के को, अपनी ही टीम के लड़के को उन्होंने पकड़ा और पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। और पुलिस के हवाले करने के साथ ये भी बताया कि हमें पूरा यकीन है कि इसी ने चोरी की है, वजह भी बताई, और कहा कि लेकिन यह हमारे सामने जुर्म नहीं कबूल रहा है। तो पुलिस ने कहा कि ठीक है, आप जाएं, 1 घंटे के अंदर अगर इसने चोरी की होगी तो ये जुर्म भी कबूलेगा और आपके जेवर भी आपको वापस मिल जाएंगे। तो एनआरआई को लगा चलिए ठीक है, पुलिस के पास ट्रिक्स तो होती ही है, पुलिस सस्टेंड इंटरोगेशन करती है, उसको बोलचाल की भाषा में हम 3rd डिग्री कहते हैं। तो ये एनआरआई अपने बाकी लड़कों को लेकर, एम्प्लॉयज़ को लेकर वापस आ गए अपने फार्म हाउस। 1 घंटे बाद उस थाने के एसएचओ का, जिस थाने का ये मामला था, इन एनआरआई के पास फ़ोन आया और कहा कि देखिए आपके जेवर मिल गए हैं, आप वापस चले आइए, थाने आ जाइए। एनआरआई थाने पहुँचे, इनको बिठाया और बिठाकर एक रुमाल खोलकर एसएचओ ने सामने रखा और उस रुमाल में ढेर सारे गहने रखे हुए थे। एनआरआई ने देखते ही कहा कि अरे हाँ, यही तो मेरे जेवर हैं, यही ब्रेसलेट है, यही कानों की बालियां हैं। कुछ एक चीज़ें उसमें से गायब भी थी। तो एनआरआई ने पूछा कि बाकी चीज़ें? तो पुलिस ने कहा कि इस लड़के ने जुए की लत में अपने सारे पैसे गंवा दिए और इसी ने चोरी की, और इसमें से कुछ चीज़ें उसने बेचकर जो है जुआ खेल दिया है, और वो पैसे अब रिकवर होने काफ़ी मुश्किल हैं क्योंकि वो कहीं और बेच दिया गया है। इनको झटका तो लगा, लेकिन इनको लगा कि ठीक है, भागते भूत की लंगोटी से ही यही मिल जाए जो जेवर है। अब पुलिस ने ये कहा कि देखिए, लड़का तो जो था आपने वो हमारे हवाले कर दिया, अब आपके पास 2 ऑप्शन है, जेवर आपके वापस मिल गए हैं, या तो इस लड़के को जेल भेज दीजिए, मुकदमा तो ऑलरेडी दर्ज है, या तो फिर एक काम कर सकते हैं कि इस में आप लोगों के बीच आपस में कोई समझौता हो जाए, सारी चीज़ें या आपको दे चुका है, बाकी जो भी चीज़ें गायब है, कुछ पैसे ये आपको और दे देगा आने वाले दिनों में, आप इसको माफ़ी दे दीजिए, इसकी ज़मानत वगैरह करवा दीजिए। तो ये जो एनआरआई थे, इनका दिल पसीज गया और इनको लगा कि ठीक है, एक लड़का जो उनके पास सालों से काम कर रहा है, एक बार उसने गलती की तो, और चूंकि सारी चीज़ें बरामद हो गई हैं, तो इसको माफ़ी दी जा सकती है। तो एनआरआई ने कहा ठीक है, हम फिर इसकी ज़मानत करवाएंगे और हमारे जेवर हमें वापस आप दिलाई। तो पुलिस ने कहा वो जेवर आपको कोर्ट से प्रोसेस होकर ही मिलेगा, आप इनकी ज़मानत करा लीजिए और इस लड़के को अपने साथ ले जाइए। तो हुआ ये कि लड़के की ज़मानत हो गई, बल्कि ज़मानत से ज़्यादा तो आप ये समझिए कि वो राज़ीनामा जैसा मामला था। इस लड़के को छुट्टी मिल गई पुलिस के चंगुल से, वो आज़ाद हो गया। आज़ाद होने के बाद जिस लड़के ने ये सारे जेवर चुराए थे, उस लड़के ने एनआरआई को और उनके यहाँ काम करने वाली एक लेडी स्टाफ को, जिसको वो अपनी बहन कहता था, उसको फ़ोन किया उस लड़के ने और कहा कि एक बार वो फार्म हाउस में आना चाहता है, उससे भारी भूल हुई है, उसने चोरी तो की थी लेकिन वो अपना ग्रैटिट्यूड शो करने, थैंक यू बोलने के लिए आना चाहता है और साथ में कुछ बातें बताना भी चाहता है। तो एनआरआई ने उसको परमिट किया कि ठीक है, आ जाओ। अब जिस लड़के ने चीज़ें चुराई थी और जिस लड़के के घर से पुलिस ने वो गहने और जेवर बरामद कर लिए थे, इनका एम्प्लॉय, वो वापस इनके फार्म हाउस में आया। फार्म हाउस में आने के बाद उसने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी, कहा कि भैया बहुत गलती हो गई, अब तो मेरी पोल खुल गई, जेवर आपको मिल ही जाएंगे, लेकिन मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूँ। तो एनआरआई ने कहा हाँ ठीक है, बताओ। अच्छा, ऐसे लोग जो चोरी करते हैं या जिनका किरदार इस तरह का होता है, उन पर इंसान आसानी से यकीन नहीं करता, खासकर जब उसकी पोल खुल जाती है तो फिर उस पर यकीन करना मुश्किल होता है। लेकिन इस लड़के ने एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर एनआरआई भी हिल गया। इस लड़के ने ये बताया कि मैंने आपके जेवर चुराने के बाद उसमें से एक सोने की चेन तो बेची है एक महिला को, लेकिन और जो बाकी जेवर गायब है ना, वो जेवर उसी पोटली में ही थे जिस पोटली को पुलिस ने रिकवर किया था मेरे घर से। मैंने वो जो कपड़ों की पोटली है जिसमें सारे जेवर रखे थे मैंने चुराने के बाद, उसमें से एक सोने की चेन मैंने बेची थी, बाकी सारे के सारे जेवर उसी में थे और उसको मैंने लाइट में छुपा कर रखा था, जो सीलिंग में हमारे यहाँ जो लाइट लगी है उसमें लटक रही है, उसमें छिपा कर रखा था। पुलिस वाले जब मुझे लेकर गए तो चूंकि मुझे बहुत पुलिस ने टॉर्चर किया था, तो मैंने डर के मारे बता दिया कि यहाँ लाइट में है। पुलिस ने उस लाइट से पूरी पोटली निकाल ली जिसमें सारे जेवर थे।
तो एनआरआई ने कहा हाँ, तो इसमें आगे क्या कहना चाहते हो बताओ। तो उसने कहा साहब, एसएचओ साहब ने उसमें से कुछ जेवर निकाल कर अपनी जेब में रख लिए और ये कहा कि इतनी ही चीज़ें बरामद हुई है, अगर तूने मुंह खोला तो अभी तुम्हें जो ट्रीटमेंट हमने दिया है इससे 100 गुना खतरनाक ट्रीटमेंट देंगे, और ये जो चीज़ें रिकवर हुई है ये तो हम रिकवरी दिखाएंगे, लेकिन बाकी जो चीज़ें गायब हुई हैं वो तो ये कहेगा कि तूने दूसरे लोगों को बेचा है। ये बात वो चोर बता रहा था जो रंगे हाथों पकड़ा गया था। अब जिस कन्विक्शन से उसने ये बात बताई, एनआरआई को लगने लगा कि इस बार शायद ये लड़का सच बोल रहा है। एनआरआई ने कहा ठीक है, इस बात को ऑन रिकॉर्ड बोलेगा, कैमरे पर बोलेगा? इसने कहा हाँ साहब बोलूँगा। एनआरआई ने एक वीडियो भी शूट किया और इस लड़के ने वो सारी बातें वीडियो कैमरे पर बताई। अब एनआरआई के पास एक बहुत कंक्रीट एविडेंस इस बात का मिल चुका था कि इस मामले में चोरों पर भी जो है हाथ मार दिया पुलिस वालों ने। अब एनआरआई ने एसएचओ को फ़ोन किया और फ़ोन करके ये कहा कि देखिए, हमें ये सच पता चल चुका है कि हमारी पोटली से, जेवरों की पोटली से जो कुछ जेवर गायब हैं वो कहाँ हैं, और मेरा बस आपसे यही कहना है कि वो जेवर मुझे फ़ौरन जो भी आपने अपने पास रखे हैं वो वापस कर दीजिए, वरना मैं बड़े पुलिस अधिकारियों से कंप्लेन करूंगा और ये हो सकता है कि आप तो छोड़िए, पूरा का पूरा पुलिस स्टेशन ही सस्पेंड हो जाए। मेरे पास इस बात के अब एविडेंस भी आ चुके हैं। ये कहने के बाद जो एसएचओ है उसकी घिघी बंद गई फ़ोन पर। आधे घंटे के अंदर वो एसएचओ अपनी टीम के कुछ लड़कों के साथ, कुछ पुलिस वालों के साथ इस एनआरआई की कोठी पर हाजिर हुआ। एनआरआई को अकेले कमरे में लेकर गया, माफ़ी मांगी और अपनी जेब से चोरी के माल में से चुराए गए कुछ और जेवर निकालकर एनआरआई के हाथों पर रख दिए और कहा कि साहब माफ़ कर दीजिए, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। अब एनआरआई, जिस लड़के ने चोरी की थी अपने स्टाफ ने, जब उसको माफ़ कर ही चुका था तो पुलिस वाले को भी माफ़ करना था, क्योंकि एनआरआई का ये कहना था कि मेरा मकसद सज़ा दिलाने से ज़्यादा उनको सबक सिखाना और साथ ही अपने जेवर वापस हासिल करना था। तो जेवर उनको वापस हासिल हो गए, सिवाय एक सोने के चेन की जो इस लड़के ने वाकई बेची थी। बाकी पुलिस ने भी कुछ जेवर चुराए थे, वो पुलिस वालों से वापस मिल गए। इस तरह से इनके जो 30 लाख रुपए के जेवर चुराए गए थे उसमें से ज़्यादातर जेवर इन्होंने रिकवर कर लिए और पुलिस वाला भी इनकी नज़रों में बेनकाब हो गया, उसकी भी सच्चाई सामने आ गई। और ये जो लड़का है ये तो खैर पकड़ा ही गया, ये शर्मिंदा था, इसने माफ़ी मांगी और एनआरआई ने उसे हमेशा हमेशा के लिए अपने फार्म हाउस से, नौकरी से निकाल दिया। तो ये थी पूरी कहानी, पूरा घटनाक्रम, जिसकी शुरुआत जो है एक अलमारी में रखे कुछ जेवरों के गायब होने से हुई और किस तरह से इन्वेस्टिगेशन में पहले एक महिला पर, एक लेडी पर शक हुआ, उसके बाद अपने ही स्टाफ पर शक हुआ, शक होने की वजह क्या थी और कैसे पुलिस वालों ने भी चोरी के माल में से चोरी कर ली। ये अपने आप में बहुत शॉकिंग और बहुत हैरानी भरी बात थी। इस पूरे मामले में जिनके साथ ये घटना हुई, चूँकि वो अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहते हैं, तो मैंने इस घटनाक्रम की सारी बातों को वेग रखा है, लेकिन अपनी तरफ से ये कोशिश की है कि पूरी कहानी जस का तस आप लोगों को सुनाऊं। इसे सुनने के बाद आप लोग क्या सोचते हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।